ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, और हम बेसिकली फिजिक्स में अगर कहें अपने लैंग्वेज में तो हम गियर चेंज कर रहे हैं, हम अपना व्यूज चेंज कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी चीज़ किया था वो मैथ था। मैथ क्या था? वो एक तरह से हमारा क्या था अभी तक जो हम लोगों ने जो काम किया था, जो भी किया था, चाहे काइनेमेटिक्स हो, चाहे न्यूटन्स लॉज हो, वो सारी चीज़ें जो थी वो वेक्टर बेस्ड थी और मैथमेटिक्स बेस्ड थी। कंपोनेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ वेक्टर था। यहाँ तीनों स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। इसका मतलब है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सिर्फ प्लस माइनस करना है, ऐड करना है, इसमें कंपोनेंट्स नहीं निकालने हैं। वर्क होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये सारी चीजें बिना डायरेक्शन के हैं। इसका मतलब है मैथमेटिकली अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोनों तरीका है, न्यूटन लॉज का मेथड भी है, काइनेमेटिक्स का मेथड भी, और तीसरा मेथड ये भी है, ये हमेशा आसान होता है। ये हमेशा आसान होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन का हमको यूज ही नहीं होता है। इसमें हमारे शॉर्टकट्स बहुत सारे निकलते हैं। तो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम जो क्वेश्चन हमने पहले बनाया है एक लेंदी मेथड से, उसका एक शॉर्टर मेथड जानेंगे। दूसरी बात, पूरी की पूरी यूनिवर्स एनर्जी पे चलती है, फोर्स पे नहीं। फोर्स के कारण एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी के कारण फोर्स होता है। फोर्स के कारण एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी के कारण फोर्स होता है। यानी एनर्जी इज द गवर्निंग फंडामेंटल कंसेप्ट जिस पे पूरी यूनिवर्स चल रही है। वो भी तुम यहां देखोगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में, इस चैप्टर का एक स्ट्रक्चर है, तो उसको समझ लो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता है। अब तक का डिफिकल्टी लेवल जो था फिजिक्स का, उससे हम बिल्कुल अलग इस फेज में एंटर कर रहे हैं जहां डिफिकल्टी लेवल नहीं, लॉजिक लेवल चलेगा। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर। ठीक, अब समझो, एज द टाइम प्रोग्रेसेस तुमको हम बताएंगे कैसे कैसे करना है, और हर चीज का तुमको हम जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो देंगे, वो रेडीमेड इंफॉर्मेशन जिसको तुमको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। क्या डिफाइन करते हैं? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, किसी मूविंग पार्टिकल, पॉइंट मास, किसी पॉइंट मास जो मूव कर रहा है उसकी हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। दिस द काइनेटिक एनर्जी, दिस द एनर्जी पोसेस्ड, एनर्जी ड्यू टू स्पीड, ड्यू टू स्पीड। उस पार्टिकल का जो स्पीड है, वो पार्टिकल जो चल रहा है, वो जिस स्पीड से चल रहा है उसके कारण जो उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी जिसका कारण उस पार्टिकल की स्पीड है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसका कारण क्या होता है? स्पीड होती है। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको के ई से भी लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम के से भी लिखते हैं, कैपिटल के से। इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां वी क्या है? स्पीड है। ये वी क्या है? स्पीड है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर है। यहां ये नहीं है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसको लिख सकते हो हाफ एम वी डॉट वी। क्या लिख सकते हो? वी डॉट वी, हाफ एम वी डॉट वी। क्योंकि तुमको पता है वी डॉट वी होता है वी स्क्वायर, वी के मॉड का स्क्वायर। जो तुम जानते हो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल बिटवीन देम। इसलिए अगर ए और ए, अगर दो वेक्टर, दो डुप्लीकेट वेक्टर ले लो, सेम वेक्टर ले लो, तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, और इन दोनों में एंगल कितना है? cos 0। वेक्टर डॉट वेक्टर, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब उसी के साथ लेते हैं, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब उसी वेक्टर के साथ लेते हैं, वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, ये होता है हाफ एम वी डॉट वी। क्या होता है? हाफ एम वी डॉट वी। ठीक, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये एक पार्टिकल का है, एक वो पार्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ समझो। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर दो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को जोड़नी हो तो सिंपली जोड़ दो, सिंपली जोड़ दो। 10 + 2 12, 5 + 8 13, 6 + 9 15,
कुछ भी डायरेक्शन नहीं देखना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मास m है और ये पार्टिकल इधर जा रहा था वेलोसिटी v से, और ये पार्टिकल m है और ये इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, दोनों केस में वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग है। दोनों केस में वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है। दोनों केस में वेलोसिटी वेक्टर अलग है। यहां आई कैप में है और यहां समथिंग आई कैप और जे कैप में है, और यहां पर जे कैप में है। तीनों केस में वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग है। इसकी वेलोसिटी आई कैप में, इसकी जे कैप में, इसकी आई कैप और जे कैप में कहीं है, लेकिन तीनों केस में स्पीड सेम है। स्पीड सेम है, इसीलिए इन तीनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? सेम आएगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। हम इस स्पीड को किधर भी घुमा दें, हम पार्टिकल को इधर स्पीड दें या इधर दें या इधर दें या इधर दें या इधर दें, स्पीड अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन नहीं होता। इसकी जो होती है काइनेटिक, इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसी ऐसा यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। इसकी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में यूनिट होती है अर्ग। कन्वर्जन फैक्टर है 1 जूल 1 ऐसा यूनिट इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसका? काइनेटिक एनर्जी का, ml²T-2। ये किसी भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²T-2। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट मास का जो v वेलोसिटी से चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट मास का जो v वेलोसिटी से चल रहा है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ mv²। हम एक क्वांटिटी पढ़ेंगे बाद में सेंटर मास चैप्टर में, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम अलग अलग है। इसका मोमेंटम अलग अलग है। इन तीनों का मोमेंटम डिफरेंट है। क्यों? तीनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहां डायरेक्शन होता है, तो मोमेंटम तीनों का सेम नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तीनों का सेम है। हम इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिकॉज मोमेंटम होता है mv, इसको क्या लिख सकते हैं? m²v²/2m। और हम उसको ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? ऊपर होगा m²v², नीचे क्या होगा? m। तो ये हो जाएगा p²/2m। मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं। क्यों? मोमेंटम होता है mv, मोमेंटम होता है mv, और ये कितना है? mv का होल स्क्वायर बाय 2m। mv का होल स्क्वायर, यानी इसको तुम ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? p.p बाय 2m। क्यों? p.p मतलब क्या हो गया? mv.mv कितना हो गया? m²v² बाय 2m हो गया हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी होता है इतना, ये तुम पहले भी पढ़े हुए हो, हाफ mv² होता है। क्लासिकल फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। या तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? या तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 मिनिमम वैल्यू, या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में नेगेटिव भी होता है। क्वांटम फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में नेगेटिव भी पॉसिबल है, क्योंकि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको मेजर करने में कई बार गलती करता है। वो बताएंगे, जब बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स तब बताएंगे। हाफ mv², ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई डाउट यहां? कोई डाउट यहां? ठीक।
तो पहला पॉइंट हमने यहां लिख दिया, ये नोट्स के भी फर्स्ट पेज पे है, तुम देख सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल का हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इफ वी वांट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, समझो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस सिस्टम का मतलब है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। यहां एक पार्टिकल है, ये एक दूसरा पार्टिकल है, और ये एक तीसरा पार्टिकल है। ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, और मान लो ये पार्टिकल इधर जा रहा है। तीनों पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी मास है, इसकी मास है m1, इसकी मास है m2, इसकी मास है m3। इसका वेलोसिटी है v1 वेक्टर, इसका वेलोसिटी है v2 वेक्टर, और इसका वेलोसिटी है v3 वेक्टर। हम इन तीनों के इस कलेक्शन को एक सिस्टम मान रहे हैं। हम इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को क्या मान रहे हैं? एक सिस्टम मान रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग दिस एज सिस्टम। हम इस m1 मास को, m2 मास को और m3 मास के कलेक्शन को सिस्टम मान रहे हैं। हमको इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सिंपल क्या है, तुम क्या करो, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ दो। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू summation of kinetic energy of its particles, kinetic energy of particles, and that is equal to summation of half mi vi square। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। यानी तुम्हारा यहां पे हो जाएगा इस केस में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। ये हो जाएगा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ दो, ये हो जाएगा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। ना समझो इस बात को, समझो इस बात को। अगर ये सिस्टम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अगर कभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, इसका मतलब है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, इसका मतलब है ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अगर किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का जीरो है, तो ऐसा नहीं हो सकता ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था और कट गया, नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम जीरो का मतलब है v1 v2 v3 सब जीरो, ऑल द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो नहीं हो सकता है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो नहीं हो सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट? तीसरा, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, मतलब एक ही चीज के, एक ही पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दो लोग अलग अलग देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, याद रखना। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। यानी कि जब आप काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का देख रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप वो काइनेटिक जो है एनर्जी किस फ्रेम में देख रहे हैं। फ्रेम बदलने से बदल जाता है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है और जो इधर जा रहा है विद स्पीड v, मान लो ये पार्टिकल इधर स्पीड v से जा रहा है। ये क्या है? पार्टिकल p है। ये पार्टिकल p है जो स्पीड v से इधर जा रहा है, इसकी मास m है। ठीक है, एक पर्सन इसके पैरेलल जा रहा है उसी स्पीड v से, इसका नाम है मिस्टर ए। और दूसरा पार्टिकल और दूसरा जो है फ्रेम जो है वो मान लो एक पर्सन है जो इधर जा रहा है, ये एक पर्सन बी है जो इधर जा रहा है विद स्पीड v, और एक पर्सन जो है वो ऊपर जा रहा है विद स्पीड v, इसका नाम है c। ठीक, पार्टिकल एक ही है, पार्टिकल एक ही है, देखने वाले तीन लोग हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल with respect to A, this equal to half into mass into velocity of particle A with respect to A का whole square, that is equal to half into mass into velocity of particle with respect to ground minus velocity A with respect to ground का dot velocity particle with respect to ground minus velocity A with respect to ground। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये इसके मॉड का स्क्वायर है, किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ। तो जरा देखो यहां वाटी वेलोसिटी ऑफ पी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v है, v आई कैप, और वेलोसिटी ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कितनी है, v आई कैप। तो ये हो जाएगा जीरो, v आई कैप माइनस v आई कैप, v आई कैप माइनस v आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा जीरो। इस पर्सन को ये क्या लग रहा है, रेस्ट पे है, तो इसको इससे पूछोगे ये बोलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। एज सीन बाय ए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी पी इज जीरो, और वो सही है, कोई गलत नहीं है। हर फ्रेम, हर व्यक्ति अपने फ्रेम में सही है। अगर इसी को तुम कर दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा हाफ एम काइनेटिक, वही करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी v रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डॉट वेलोसिटी पार्टिकल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस b रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब तुमको पता है ये कितना है बताओ, ये है v आई कैप, ये है v आई कैप, और ये कितना है माइनस v आई कैप। ये है v आई कैप, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है v आई कैप, ये कितना है माइनस v आई कैप। इससे पूछोगे तो इसको लगेगा मैं रेस्ट पे हूं और ये 2v से भाग रहा है, तो ये v माइनस माइनस v कितना हो जाएगा v 2v, ये भी कितना हो जाएगा 2v, ये हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर, हाफ m 2v का होल स्क्वायर, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू 4 हो गया तो 2mv स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तीसरा, अगर तुम जानना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम सी, तो फिर से वही करोगे, क्या करोगे, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जहां बी था ए, फिर बी, अब क्या आ गया सी आ गया, पी तो वही है, डॉट वेलोसिटी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या तुम डायरेक्ट बिना वेक्टर के भी निकाल सकते हो कि तुमको पता है ये 2v से जा रहा है, स्पीड से तो मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है नहीं। इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड आइए √2v, तुम जानते हो। अगर हम इसको रेस्ट पे ले आए, ऑब्जर्वर कौन है, सी है, ऑब्जर्वर कौन है, सी है, इसको रेस्ट पे कैसे लाएंगे, निगेटिव वेक्टर यहां डाल दो, v का निगेटिव वेक्टर यहां डाल दो, ये रेस्ट पे चला जाएगा, वही निगेटिव यहां डाल दो, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, v इधर v इधर, तो विथ रिस्पेक्ट टू c इसकी स्पीड आएगी इस डायरेक्शन में, कितनी आएगी, v इधर √2v, तो सीधे √2v होल स्क्वायर कर दो, वो भी कर सकते हो। ये हो जाएगा हाफ m, ये कितना है i कैप, ये कितना है j कैप, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, i कैप माइनस j कैप, तो v i कैप माइनस v j कैप, v i कैप माइनस v j कैप डॉट v i कैप माइनस v j कैप, v i कैप माइनस v j कैप डॉट v i कैप माइनस v j कैप। तुमको पता है v1 v2 प्लस x1 x2 प्लस y1 y2, v इंटू v स्क्वायर, और v इंटू माइनस v स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा mv स्क्वायर। या तुम ये भी कर सकते हो, तो स्पीड कितनी है, √2v है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, √2v, हाफ m √2v होल स्क्वायर डाल दो। तो याद रखना फ्रेम डिपेंडेंट होता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। कोई डाउट, कोई डाउट? तुम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है? उसमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड या एवरेज स्पीड या ये सब पढ़ी है? हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है गैसियस का, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है?
कितना होता है? सारी स्पीड का सम अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में मैं टेम्परेचर वाले स्केल में वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, देखो अब समझो, अब हम वर्क को फाइंड कर रहे हैं। हम ये नहीं तुमको बता रहे हैं कि वर्क होता है F.dr, ये नहीं बता रहे हैं। हम एक कैलकुलेशन करेंगे, उसमें एक टर्म आएगा, उसको हम डिफाइन करते हैं वर्क। हम ये जानना चाहते हैं, हम एक कैलकुलेशन करेंगे जिसमें कि एक टर्म आएगा, उस टर्म को हमको डिफाइन करना है, वर्क क्या होता है समझो। ठीक, तुम्हारे पास एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये है, जो भी पॉइंट होगा हमारा, थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो भी है। तो देखो डिफिनीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पावर, वर्क एंड पावर। डिफिनीशन ऑफ पावर एंड वर्क इन फिजिक्स। फिजिक्स में वर्क और पावर बिल्कुल प्रिसाइसली डिफाइंड है। फिजिक्स में हर चीज प्रिसाइसली डिफाइंड है, पिन पॉइंटेड डिफाइंड है। उसका डिफिनीशन तुम्हारे मन में और सब जगह क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², या v क्या है? स्पीड है। इसको लिख सकते हो हाफ mv.v। ये जो v दिख रहा है ये स्पीड है, और ये जो v दिख रहा है ये वेक्टर है, वेलोसिटी है। ये स्पीड है और ये वेलोसिटी, ये स्पीड के टर्म में है और ये वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में। हम जानना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिखते हैं dk/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा m/2, बाहर कांस्टेंट है, वेलोसिटी हो सकता है चेंज हो रहा हो, तो क्या लिख देंगे v.dv/dt, v.dv/dt। एक बार इसको किया डिफरेंशिएट, चेन रूल प्लस dv/dt.v। पर तुम जानते हैं a.b इक्वल टू b.a। डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस में नेगेटिव होता है, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस डॉट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू m/2 2 टाइम्स ऑफ v.dv/dt। ये और ये कट गया। dv/dt को बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन a। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन a। कौन सा एक्सीलरेशन है? ये नेट एक्सीलरेशन है। इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी करके दिखाएंगे। क्या है? ये है a। तो बताओ ये कितना आ गया? सो व्हाट इट बिकम्स? दिस बिकम्स m इंटू a.v, m इंटू वेक्टर a.v, क्यों v.a करो या a.v करो। m इंटू a क्या होता है? फोर्स, नेट फोर्स .v। इसको हम कहते हैं फिजिक्स में पावर। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर डिलीवर्ड बाय और रेट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स। पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स F। और यहां v जो होता है ये होता है वेलोसिटी ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स F व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, याद रखना, हैज वेलोसिटी v। वर्क के डिफिनीशन में सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, किसी एंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, किसी फोर्स का वर्क डन निकालना है उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी लेते हैं। इसको डिफाइन करते हैं फिजिक्स में पावर। क्या डिफाइन करते हैं? पावर। आएंगे अभी उस पर, अभी सिर्फ डिफिनीशन दे रहे हैं क्योंकि F.v आ रहा है। ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। F.v को बोलते हैं पावर। ठीक, एक डिफिनीशन हमने, एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे पावर आ जाए। क्या चीज? अगर काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे पावर आ जाए। बिल्कुल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पावर। जिस रेट से वर्क होगा उसी रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अभी आएंगे उस पर। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो
हम इस dv को, इस v को क्या लिख सकते हैं? इस v वेक्टर को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। यानी हम यहां इसको लिख सकते हैं dk इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताओ? dk इज इक्वल टू f डॉट dk बाई dt इज इक्वल टू f डॉट, वेलोसिटी वेक्टर का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। dt कट गया तो dk कितना आ गया बताओ? f डॉट dr। dk कितना आ गया? f डॉट dr। इस राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं वर्क। वर्क डन बाय फोर्स F, work done by force F when its point of application, when its point of application moves by displacement dr। ये फोर्स है और ये किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है? जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट है, किसी और पार्टिकल का नहीं है। कई बार ऐसा होगा फिजिक्स में, पूरी बॉडी मूव कर जाएगी बट जिस पॉइंट पे फोर्स लगा वो मूव नहीं करेगा, उस केस में वर्क डन जीरो आता है। पूरी बॉडी मूव कर जाएगी, बस एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा था वो मूव नहीं करेगा, तो या जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो है, वहां वर्क डन नहीं होता है। यही होता है रोलिंग मोशन में। जब हम इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन कराते हैं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो आती है। फ्रिक्शन लगता है बट जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होता है? वो रेस्ट पे होता है, वो मूव नहीं कर रहा, इसीलिए वर्क बाय फ्रिक्शन जीरो आता है। तो बहुत ऐसे केस है जहां नॉर्मल निकाल के न्यूटन लॉ सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि 99% केसेस में वर्क डन बाय फोर्स जीरो आता है। मैं तो प्रूव करूंगा एक एक चीज लेके। 99% फोर्सेस का कोई यूज नहीं होता है क्योंकि उनका वर्क डन जीरो होता है, और 1% जो बचा, जो वर्क कर रहा है, उसका वर्क हमको पहले से पता होता है क्या है, हम एक स्टेप में डाल के आंसर निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं फिजिक्स में वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट। तो राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? वर्क। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट हैंड साइड क्या है? वर्क। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और राइट लेफ्ट दोनों को मिला दो तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं, किस इक्वेशन को? dk इज इक्वल टू dw। इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बट एक्चुअली है ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है वर्क और ये है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। इसका कहना है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय जितने भी फोर्सेस पूरे सिस्टम पे लग रहे हैं सबका वर्क डन निकाल के जोड़ दो और उसको इक्वेट कर दो किससे? के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको बोलते हैं वर्क, इसको बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। और इस चैप्टर का 90% क्वेश्चन, इस चैप्टर का पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, तो पूरी चैप्टर इसी पे बेस्ड है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? स्टेटमेंट मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स प्लस वर्क डन बाय थर्ड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फोर्थ फोर्स प्लस वर्क डन बाय फिफ्थ फोर्स, जितना भी फोर्स है सबका वर्क डन को जोड़ दो, दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। दिस स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम।
इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, हर जगह लगता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत जगह नहीं लगता है, बट ये हर जगह लगता है, हर जगह, हर क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक, चाहे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो, या वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स हो, कोई भी वर्क डन होगा ये निकल जाएगा। अब यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अपने चैप्टर में क्वेश्चन में आएंगे, हम जानते हैं इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। हम सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम पे बनाएंगे, बता देता हूं, हम सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम पे बनाएंगे। हमको क्या करना है, इस साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। मैं स्पीड बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इसमें वेक्टर नहीं है। हाफ एम फाइनल स्पीड स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्पीड स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको ही लिखना है ना, इसको तो लिखने में कुछ नहीं है, ये तो कोई भी लिख लेगा, ये तो बहुत आसान है लिखना, ये लिखना तो बहुत आसान है, इजीएस्ट है, इसको लिखना तो बहुत आसान है। हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। अगर हम इसका शॉर्टकट निकाल लें, अगर हम इसके रेडीमेड टेक्निक्स जान लें, अगर हम इसके रेडीमेड टेक्निक्स जान लें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जो तुमको हम पढ़ाएंगे आने वाले 2-3 क्लास में, इसके सारे केसेस बताएंगे, जहां तुम क्वेश्चन देखोगे, वर्क डालोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक सर? हाँ सर, जो ये नीचे वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा है सर, इसके हिसाब से तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होना चाहिए, तो अपन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों ले रहे हैं? ये डीके क्या है? डीके क्या है? स्मॉल काइनेटिक एनर्जी। स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये फोर्स, जब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, जब डिस्प्लेसमेंट आर था, समझो, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर था तो काइनेटिक एनर्जी के था। जब डिस्प्लेसमेंट, समझो, जब डिस्प्लेसमेंट था आर तो काइनेटिक एनर्जी था के। जब डिस्प्लेसमेंट हो गया आर प्लस डी आर, जब डिस्प्लेसमेंट हो गया आर प्लस डी आर, काइनेटिक एनर्जी हो गया के प्लस डी के। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ वो ये है। वर्क डन में तो अपने डीवी लिया, डीडब्ल्यू लिया, वर्क डन, वर्क डन तो डीडब्ल्यू लिया है, हाँ लिया है, तो वो भी चेंज इन वर्क डन होना चाहिए। हाँ है ही, यहां से यहां तक का वर्क डन है, इनफाइनाइट का वर्क डन तो नहीं है ना, यहां से यहां तक वर्क डन थोड़ी है, यहां से यहां तक का वर्क डन है, ये चेंज है ही, ये चेंज है ही। तुम चाहो यहाँ डेल्टा डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। देखो एक बात याद रखना, एलएचएस अगर डिफरेंशियल फॉर्म में है तो आरएचएस भी डिफरेंशियल फॉर्म में ही होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि V इज इक्वल टू ADT, ये गलत है। क्यों गलत है? ये राइट साइड डिफरेंशियल फॉर्म है तो लेफ्ट साइड भी डिफरेंशियल ही होगा। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं पॉसिबल है। dx इज इक्वल टू VT, ये पॉसिबल नहीं है। ये dx है तो यहां dt होगा। डिफरेंशियल इक्वेट्स विद डिफरेंशियल। छोटे टाइम में छोटा ही चेंज आता है, एक साइड छोटा चेंज एक साइड बड़ा चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा। यस। अगर तुम वेक्टोरियली इसको डेराइव नहीं करना चाहते थे तो तुम ऐसे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? तुम लिखते काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ v याद रखना स्पीड है, यहाँ v क्या है? हाफ m। यहाँ मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं जा रहा हूँ, किस फॉर्म में जा रहा हूँ? स्केलर फॉर्म में जा रहा हूँ। हाफ mv स्क्वायर। यहाँ v क्या है? स्पीड है। हियर v इज स्पीड, v इज स्पीड, ठीक है ना? ये देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, स्केलर फॉर्म में है। इसको लिख दूंगा इंप्लाइज dk बाई dt क्या हो जाएगा बताओ? m/2 बाहर, m/2 बाहर। इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ, पहले v के साथ कर लो,
वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वी के साथ और फिर डीवी बाई डी टी। समझ रहे हो ना? ये v क्या है? स्पीड है, ये वेलोसिटी नहीं है। ये और ये कट गया, m इंटू वी। व्हाट इज dv बाई dt? सो बताओ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड? ये क्या है बताओ? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये d वेक्टर v बाई डी टी नहीं है। लास्ट केस में क्या था? v डॉट v लिए थे, वेक्टर v डॉट वेक्टर v। यहां क्या आया था? dv बाई डी टी। जब dv बाई डी टी था तो वो नेट एक्सेलरेशन था। जब dv बाई डी टी था तो वो क्या था? नेट एक्सेलरेशन था। लेकिन अब ये dv बाई डी टी है तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। और तुम जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। लास्ट केस में जो ए था d वेक्टर v बाई डी टी, वो नेट एक्सेलरेशन था, दोनों का कॉम्बिनेशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड भी और रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन भी। बट इस केस में ये क्या है? सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसको क्या बोलते हैं? ए टेंजेंशियल बोलते हैं कि नहीं? यस सर। यानी अगर ये कर्ड पाथ है, समझो, यानी अगर ये कोई कर्ड पाथ है, कोई पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है और इस पॉइंट पे जब ये पार्टिकल है तो ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये एक्सेलरेशन है। ये जो एक्सेलरेशन तुमको दिख रहा है ये है dv बाई डी टी। ये मैंने लास्ट केस में लिया था जब डॉट प्रोडक्ट लिया था। तो बट अब मुझे सिर्फ ये चाहिए, हमको सिर्फ इसका दो कंपोनेंट, ये हमको क्या चाहिए? d मॉड ऑफ v बाई डी टी चाहिए। हमको ये dv बाई डी टी चाहिए। स्केलर का डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए हमको, वेक्टर का नहीं चाहिए। ये dv बाई डी टी होता है ए टेंजेंशियल। अब ए टेंजेंशियल क्या होता है? अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल है थीटा, ए टेंजेंशियल होता है ए कॉस थीटा। यहां ए टेंजेंशियल होता है ए कॉस थीटा, होता है ना? तो यहां से आ जाएगा dk बाई डी टी इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू, इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा। जब भी हमको v a cos थीटा दिखे, जब भी a b cos थीटा दिखे, लिख दो a डॉट b। जब भी फिजिक्स में कहीं पे a b cos थीटा जो है दिखे, लिख दो वेक्टर a डॉट वेक्टर b। इसको क्या लिख सकते हो? m इंटू वी डॉट a या m इंटू a डॉट v लिख सकते हो। इन तीनों को मिला दिया, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये cos थीटा था, ये मैग्नीट्यूड, ये इतना। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, लिखने का एक शॉर्टकट नोटेशन है। m a क्या होता है? f हो गया f डॉट v, आ गया ना? dk बाई डी टी इज f डॉट v। इसी को बोले थे ना पावर, इसी को बोले थे ना पावर। अब इसको क्या लिख दोगे? पोजीशन। इसको क्या लिखोगे? dr बाई डी टी। इसको क्या लिख दोगे बताओ? यहां से लिख दोगे dk बाई डी टी इज इक्वल टू f डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। ये और ये कट जाएगा, आ जाएगा dk इज इक्वल टू f डॉट dr। ये जो दिख रहा है f डॉट dr, इसको बोलते हैं वर्क डन। इसको डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं वर्क डन। कहाँ डिफाइन करते हैं? फिजिक्स में डिफाइन करते हैं। फिजिक्स में डिफाइन करते हैं। हो सकता है बायोलॉजी में ना हो, बट फिजिक्स का डिफिनेशन यही है, वर्क डन। डीके को क्या बोलते हैं? ये स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dr। ये स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dr, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dr। स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dr। और ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमेशा हर स्टेप इक्वली डिफिकल्ट नहीं होता है। हर स्टेप इक्वली डिफिकल्ट नहीं होता है। हर स्टेप के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक,
तो हो सकता है कि हर स्टेप तुम्हारा डीआर इक्वली डिफिकल्ट ना हो। सोचो एक चार्ज है, एक सरफेस है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, एक सरफेस है और वो चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं। मैंने पहला चार्ज डी क्यू लाया, कहाँ से? इन्फिनिटी से। कोई इसको रिपेल कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, इसको लाके डाल दिया। दूसरा चार्ज लाया तो ये इसको रिपेल कर रहा था ना। पहला डी क्यू जो पहले से रख चुके हैं वो अब दूसरे को रिपेल कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको भी डाल दिया लाके। अब जब तीसरा डी क्यू लाएंगे तो यहाँ 2 डी क्यू पहले से है, वो उसको रिपेल कर रहा है, अब उसको उसके अगेंस्ट और करना पड़ेगा। यानी हर अगला डी क्यू पिछले डी क्यू से ज़्यादा डिफिकल्ट है लाना, इसीलिए वर्क डन इक्वल नहीं होता है, तो वो जो वर्क डन इक्वल नहीं है, इक्वल स्टेप साइज में जो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखेगा ना, वो इंटीग्रेशन में दिखता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या जाना है मैं आपको फिर से बता देता हूं। हमने अभी तक जो देखा है वो पहला बात तो ये देखा है, पावर होता है F डॉट वी, वर्क होता है F डॉट डी आर। तीसरा हमने देखा डीके होता है F डॉट डी आर, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको हम ये भी कह सकते हैं वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स, वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स, वर्क डन बाय थर्ड फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये इसका यूनिवर्सल डिफिनीशन है, याद रखना एक ही डिफिनीशन है, ऑलवेज वैलिड। ऑलवेज वैलिड का मतलब है चाहे वो फोर्स वेरिएबल हो, चाहे फोर्स वेरिएबल हो, या वो फोर्स कांस्टेंट हो, या वो फोर्स 1D हो, या वो फोर्स 2D हो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमेशा वैलिड होता है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमेशा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ये हमेशा वैलिड होता है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। बाकी अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन ऐसे स्मॉल डी आर में जो वर्क डन होगा, ऐसे स्मॉल डी आर में जो वर्क डन होगा, सबको जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे? कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है तो 10 + 2 हमेशा 12 होता है, 5 + 6 हमेशा 11 होता है। जोड़ने का मतलब सिर्फ जोड़ना है, वेक्टोरियली नहीं जोड़ना है, कंपोनेंट्स को नहीं जोड़ना है, सिंपली नंबर्स को जोड़ना है। तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर दो। टोटल वर्क डन निकालना हो तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, और ये फॉर्मूला जो दिख रहे हो डिफरेंट केस में डिफरेंट रूप लेते जाएंगे, स्पेशल केसेस में। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड, यही एक फॉर्मूला है जो वर्क का हमेशा वैलिड है। बाकी सारे इसी से निकलते हैं स्पेशल केसेस में। ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला, ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला, हम देखेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। वर्क और पावर में एक डिफरेंस है, वर्क और पावर में एक डिफरेंस है। पावर होता है, तुम जानते हो, रेट ऑफ वर्क डन, और एफ होता है डी डब्ल्यू होता है वर्क डन। ये हमेशा एक इंटरवल में डिफाइंड है, कम से कम डी आर तो चलना पड़ेगा। बिना डी आर का गैप, बिना कुछ चले वर्क डन नहीं हो सकता है। वर्क डन के लिए एक गैप चाहिए, एक डी आर चाहिए, ये चाहिए। कम से कम यहां से यहां तक तो चले तब तो वर्क डन निकालेंगे, कम से कम यहां से यहां तक चले तब तो वर्क डन निकालेंगे। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे भी डिफाइंड होता है, क्योंकि वेलोसिटी डिफाइंड है, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे डिफाइंड है, फोर्स एक पर्टिकुलर मोमेंट पे डिफाइंड है। तो ये इंस्टेंटेनियस होता है, हो सकता है, बट इसमें हमेशा गैप चाहिए।
इसमें हमेशा गैप चाहिए, ये इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता है। एक ही पॉइंट पे तुमसे वर्क डन नहीं पूछ सकते हैं। तुमसे हम वर्क डन जब भी पूछेंगे, हम कम से कम एक छोटा ही सही डिस्प्लेसमेंट तो देंगे ही, कि यहां से यहां चला तब कितना वर्क डन हुआ, ये तो देंगे। बट यहां पे हम तुमसे पूछ सकते हैं उसी मोमेंट पे पावर कितना है। याद रखना, पावर जो होता है डिफाइंड एट ए मोमेंट, डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, लेकिन ये इट रिक्वायर्स एन इंटरवल, रिक्वायर्स एन इंटरवल। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वर्क कितना है, नहीं बता सकते। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर हम ये पूछ सकते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड से t इक्वल टू 3.1 सेकेंड तक वर्क कितना है। हम ये पूछ सकते हैं कि t इक्वल टू 3 सेकेंड से 3.1 सेकेंड तक वर्क कितना है, बट सिर्फ ओनली एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। बट क्योंकि जैसे ही स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट मर्ज करेगा, जैसे स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट मर्ज करेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वर्क डन डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट 3 सेकेंड पे पावर डिफाइंड है, पावर डिफाइंड है। अब देखो, ये जो वेलोसिटी तुमको दिख रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये जो डिफाइंड होता है dr, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तुम जिस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हो वो फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वो कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब इसको हम एलाबोरेट करेंगे, अभी हम इसको एलाबोरेट करेंगे क्या होता है, ठीक है, वर्क डन कैसे होता है, क्या क्या होता है। यहां पे डाउट? देखो, अब आ रहे वर्क पे। हमने काइनेटिक एनर्जी में जो देखना था देख लिया, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुका है। हम पावर पे बाद में जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बाद में जाएंगे। अभी हम वर्क पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी 2 क्लास तुम्हारा सिर्फ वर्क चलेगा, ठीक है। वर्क क्या होता है अब देखो, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो होते हैं, जो बहुत दिनों तक लोग कैरी ऑन करते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। वर्क का डिफिनेशन क्या होता है समझो। हम कहते हैं हमारा टॉपिक है वर्क, हम लिखते हैं dw इज इक्वल टू f डॉट dr। दिस इज द ओनली डिफिनेशन वैलिड ऑलवेज फॉर वैलिड ऑलवेज। ये हमेशा वैलिड होता है, पहली बात, ये हमेशा वैलिड होता है, ठीक है। यहां पे हम इसको कहते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय फोर्स F when its point of application is displaced by dr। तो यहां आप किसी और का वो नहीं जो है लेंगे, जिस फोर्स का वर्क डन निकालना उसका लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, ठीक है। ना तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास लोगे, ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर लोगे, और ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोई और पॉइंट लोगे, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लोगे। सेकंड, तुम देख सकते हो कि अगर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक फोर्स लग रहा है इधर F1, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर F2, और तीसरा फोर्स लग रहा है इधर F3, और चौथा फोर्स लग रहा है इधर F4।
और ये पार्टिकल यहां से ऐसे मूव कर जाता है। कैसे मूव कर जाता है? ऐसे। बहुत स्मॉल है, बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये पार्टिकल जो है ये थोड़ा सा ऐसे मूव कर जाता है। dr बहुत स्मॉल है, ये यहां से यहां मूव कर जाता है। ये जो पॉइंट है, ये चारों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। इस पॉइंट पे ये चारों फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट एट विच द फोर्सेस आर एक्टिंग। और ये पॉइंट P यहां से मूव करके यहां पहुंच जाता है। ये पॉइंट P यहां से मूव करके यहां पहुंच जाता है। dr इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये dr क्यों मूव किया? ये dr क्यों मूव कर? ये जो डिस्प्लेसमेंट इसको मिला, ये क्यों मिला? फोर्स के कारण मिला, या फोर्स ना होता तब भी मिलता? क्या ये फोर्स के कारण मिला, या फोर्स नहीं होता तब भी मिलता? ये डिस्प्लेसमेंट इसको किस कारण मिला, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इस डिस्प्लेसमेंट का कितना कारण हो सकता है समझो। F1 F2 F3 F4 का कंबाइंड इफेक्ट, F1 F2 F3 F4 का कंबाइंड फोर्स जो एक नेट एक्सीलरेशन देगा, प्लस जो इसकी पहले से इनिशियल वेलोसिटी थी, वो सब मिलके इसका एक डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करेगा स्मॉल टाइम dt में। ये स्मॉल टाइम dt में कहां और कितना मूव करेगा, इसमें क्या क्या फैक्टर हैं। ये स्मॉल टाइम dt में ये कहां और कितना मूव करेगा, ये इसमें क्या क्या फैक्टर हैं समझो। ये सारे फोर्स हैं जो इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसकी पहले से एक इनिशियल वेलोसिटी थी, वो भी है, सब मिलके इसको एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। बट हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस डिस्प्लेसमेंट का कारण ये है कि ये है कि ये है कि ये है कि इनिशियल वेलोसिटी है। हम वर्क डन बाय जब d1 लेंगे, हम यहां लिखेंगे dw1 इज इक्वल टू f1 डॉट dr, dw2 इज इक्वल टू f2 डॉट dr, dw3 इज इक्वल टू f3 डॉट dr, dw4 इज इक्वल टू F4 डॉट dr। मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि अगर अकेला फोर्स F1 होता तो इसकी डिस्प्लेसमेंट dr1 होती। अगर अकेला फोर्स F1 होता, ये तीनों ऑफ होता तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती dr1। अगर अकेला F2 होता तो होता dr2। अगर F3 होता अकेले तो होता dr3। और अगर ये अकेले होता तो कितना होता? dr4। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वर्क डन बाय फोर्स 1 इज F1 डॉट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू F1। नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय F1 इज इक्वल टू F1 डॉट नेट डिस्प्लेसमेंट व्हाटसोएवर द रीजन में बी। यानी हम जब F1 का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, F1 का वर्क डन ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ F1 का कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं, सबका ले रहे हैं। जो है, जो नहीं है, जो पहले था, जो बाद में होगा, सबका ले रहे हैं। यानी कि हमको यहां पर इस dr में हमको ये नहीं जानना है, हमको ये नहीं लिखना है F1 डॉट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू F1। ये डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन है F1 डॉट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एनी फैक्टर। हमको नेट डिस्प्लेसमेंट लेना है। हमको ये क्या लेना है? नेट डिस्प्लेसमेंट लेना है ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू ऑल फैक्टर्स। तो यहां R1 नहीं लेंगे, ये हम सुपरपोजिशन में करते हैं। कई बार फील्ड जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहले चार्ज Q1 का फील्ड निकालो, फिर Q2 का निकालो, फिर Q3 का निकालो, फिर सबको जोड़ दो। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम डिस्प्लेसमेंट जब ले रहे हैं तो सबका डिस्प्लेसमेंट, इसका कारण कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, सबकी कंबाइंड इफेक्ट कारण डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट कॉमन होगा उस फोर्स के लिए। तो यहां तुम लिखोगे F1 राइट dr राइट, तो कितना हो जाएगा? F1 dr cos 0 डिग्री। देखो F1 राइट है, dr भी राइट है, एंगल dr और F1 में कितना है? 0 डिग्री है। F2 dr, देखो F2 और dr में एंगल कितना है? 180 है। हो जाएगा मॉड ऑफ F2 मॉड ऑफ dr cos 180 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू
माइनस F2dr। तो देखो जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन पॉजिटिव है, जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन नेगेटिव है। इसमें क्या लिखोगे, F3.dr ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ F3 मॉड ऑफ dr cos 90 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 0। ये वर्क डन करेगा ही नहीं। और डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स के परपेंडिकुलर मूव कर जाए, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स F3 अगर इसके परपेंडिकुलर मूव कर जाए, वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर मूव कर जाए तो वर्क डन होगा ही नहीं। F4 का क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है, F4 वेक्टर और dr वेक्टर, देखो F4 वेक्टर और dr वेक्टर में एंगल अगर थीटा है, ये हो जाएगा F4 इंटू dr cos थीटा। यहां पॉजिटिव आएगा क्योंकि थीटा एक्यूट है। अगर यहां पर एक फोर्स होता है इस तरह से, अगर यहां पर एक होता है इस तरह से, कैसे, ये मान लो एक फोर्स होता है ऐसे F5 और ये एंगल होता है ऑब्ट्यूज, समझ रहे हो ना, 5, तो क्या होता है F5 इंटू dr cos 5, F5 इंटू dr cos 5, तो cos 5 कितना होता है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या है नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव आता। ठीक है, कोई डाउट यहां? कोई डाउट यहां? अब देखो, अब मैं तुम्हें पूरा कहानी नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताता चल रहा हूं एक एक करके कि वर्क डन कहां कहां जीरो होता जाएगा, कहां कहां तुम वर्क डन देख के निकाल सकते हो। देखो ध्यान से सुनना, हम वर्क डन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूटन लॉ से क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते हैं, हम वर्क डन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। केस वन क्या है, सो केसेस ऑफ वर्क डन for means ready-made conclusions useful to solve questions quickly। पहला केस हम ले रहे हैं, वो केस जहां पे dr ही नहीं है। पहला केस हम ले रहे हैं केस 1, dr is equal to 0 means the point of application of the force do not move, means the point of application of force do not move। जो पॉइंट, जिस फोर्स का हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, उसका जो पॉइंट एप्लीकेशन वो नहीं चल रहा है, बाकी दुनिया चल रही हो, चलने दो, वो पॉइंट जहां फोर्स लगे वो नहीं चल रहा है, उस केस में वर्क डन क्या आएगा 0, उस केस में वर्क डन क्या आएगा उसका 0, क्योंकि F डॉट dr, dw कितना होता है F डॉट dr, जब dr ही 0 है तो ये 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल, हमारे पास एक रॉड है, या एक काम करो, ये एक रॉड है और यहां पर एक हिंज है, समझ रहे हो, हमने इसको ऐसे हैंग कर दिया था। क्या काम करते हैं, ये ऐसे है, देख रहे हो, ये इस तरह, ये नेल है और ये हैंग कर रहा है, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया और यहां से छोड़ दिया। हमने क्या किया, इस नेल के ऊपर इसको हैंग किया हुआ था, और अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे टेढ़ा करके छोड़ दिया, तो होगा क्या कि ये यहां से स्विंग करता हुआ यहां तक आएगा, हिंज फोर्स वर्क नहीं करेगा। ये एक रॉड था, हमने इसको यहां से छोड़ दिया, और ये रॉड हम जानते हैं गिरेगा,
गिरेगा, किस स्पीड से गिरेगा, ये सब हम कहाँ देखेंगे? रोटेशनल मैकेनिक्स में। ये सब हम देखेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको तुमने यहाँ रेस्ट पे से छोड़ दिया, ये गिरेगा, यहाँ जब ये पहुंचेगा तो ये यहाँ से इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन पहुंच जाएगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इस पूरे प्रोसेस में इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है। एक है पूरे प्रोसेस में, इसके इस पूरे यात्रा के दौरान इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है। एक है इसका वेट, एक इसका वेट, या हर पार्टिकल का वेट, जितने भी इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल सबका वेट। दूसरा एक यहां से फोर्स लग रहा होगा। यहां का फोर्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम तुमको बताएंगे रोटेशन में कैसे वेरी करता है, बट यहां का फोर्स कुछ भी है। इन जनरल मान लो यहां का फोर्स इस तरह से है, इन जनरल मान लो यहां का फोर्स इस तरह से है, और ये वेरिएबल भी है, ये वेरी कर रहा है। एक हिंज यहां एक फोर्स लगा रहा है जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हो सकता है हॉरिजॉन्टल ही हो, हम नहीं जानते, हो सकता है वर्टिकल ही हो, हम नहीं जानते, बट हमने जनरल ले लिया, अपने आप उसके स्पेशल केस में सब चलाएगा। जब ये यहां से यहां तक जाएगा, ये हिंज फोर्स वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हिंज जिस पॉइंट पे ऐड कर रहा है, इस एंड पॉइंट पे, वो रेस्ट पे है। पूरी बॉडी घूम रही है, ये पूरी की पूरी ये रॉड घूम जाएगी, बट ये पॉइंट नहीं चलेगा, ये पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। बिकॉज पॉइंट ए रेस्ट पे है और हिंज फोर्स पॉइंट ए पे लग रहा था, dr 0 है। वर्क डन बाय हिंज फोर्स इज 0, वर्क डन बाय हिंज फोर्स इज 0। क्यों? सेंटर मास पे mg लग रहा था। सेंटर मास क्या होता नहीं पता, mg वर्क करेगा, बट ये हिंज फोर्स वर्क नहीं करेगा। यानी बिना हिंज फोर्स जाने ये क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूटन्स लॉ में नहीं बनता। न्यूटन्स लॉ में अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो हिंज फोर्स चाहिए, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में हिंज फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि हिंज फोर्स एक्सीलरेशन दे रहा है, हिंज फोर्स एक्सीलरेशन दे रहा है, और न्यूटन्स लॉ में एक्सीलरेशन निकालना पड़ता है, लेकिन हिंज फोर्स वर्क नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हिंज फोर्स का वर्क निकाले बिना क्वेश्चन बन जाएगा, हिंज फोर्स के बिना क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी हिंज फोर्स हो। तो यहां पे वर्क डन क्या आएगा? 0। यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्यों? क्योंकि DRA कितना है? 0। कोई डाउट? जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा था वो मूव नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन, ये एक रॉड है, और एक बहुत ही रफ सरफेस है। क्या है? ये बहुत ही रफ सरफेस है। इतना रफ है कि अगर हम इसके ऊपर इस रॉड को छोड़ दें, इस रॉड को अगर हम क्या करें, अगर इस सरफेस पे छोड़ दें, ये गिरने लगेगा। ये पूरा गिर गया, लेकिन इस पॉइंट पे जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, फ्रिक्शन ने इसको स्लिप नहीं होने दिया। इतना रफ है, वेरी रफ सरफेस। This is allowed to fall. This is allowed to fall. Then no slipping at bottommost point. हम ये भी देखेंगे स्लिपिंग होगा तो क्या होगा, और यहां स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो ये जब गिरेगा इस तरह से गिरेगा, कुछ देर बाद ये यहां पे जो है पहुंचेगा, और कुछ देर बाद ये यहां पे पहुंचेगा। समझ रहे हो ना? ये करता जाएगा और फाइनली ये गिर जाएगा जमीन पे। जब ये गिर रहा था, जब ये इस पॉइंट पे था, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा था? mg वेट होगा। हमको वेट से कोई मतलब नहीं, वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है। यहां पे इसके ऊपर दो फोर्स ऐड कर रहा होगा पूरे प्रोसेस में, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन कर रहा होगा। और वो नॉर्मल फ्रिक्शन कहाँ ऐड कर रहा होगा? जहां एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि जब तक सरफेस कांटेक्ट में ना हो फ्रिक्शन नॉर्मल ऐड नहीं करता है। तो यहां पर ये कांटेक्ट में है, तो जब इसका शेप कुछ इस टाइप से है, तो इस पॉइंट पे इस पर एक ऐड कर रहा है नॉर्मल और एक ऐड कर रहा था फ्रिक्शन।
यहाँ दो फोर्स ऐड कर रहा था, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक ऐड करेगा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर और एक फ्रिक्शन जो उसको फिसलने से बचा रहा है। बट बिकॉज ये पॉइंट चला ही नहीं, ये पॉइंट रेस्ट पे रहा, वॉल्यूम में फ्रिक्शन जीरो, वॉल्यूम में नॉर्मल जीरो। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जब हम लिखेंगे W1 प्लस WT, क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, वर्क डन बाय mg निकाल देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। हम कहेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। क्यों? क्योंकि DA जिस पॉइंट पे वो लग रहा है फ्रिक्शन और जिस पॉइंट पे लग रहा है नॉर्मल, वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो। कोई डाउट? और केसेस मैं इस मार्कर को इस बोर्ड पे डाल देता हूं, इसको प्रेस करके खींच रहा हूं। मैं इस मार्कर को इस बोर्ड पे डाल दिया हूं और इसको थोड़ा दबा के इसको मैं खींच रहा हूं। या मैं ये कर सकता हूं, मैं एक चौक ले लूं और एक स्लेट के ऊपर, एक जो बच्चों का स्लेट होता है उसके ऊपर उस चौक को डाल दूं और चौक को मैं दबा के खींचूं ऐसे। मुझे बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बोर्ड। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बोर्ड, हमको ये जानना है कि फ्रिक्शन जो बोर्ड पे वो कितना वर्क करेगा। ठीक, सो देखो हमारा ये एक क्या है, ये मान लो हमारा एक ब्लैक बोर्ड है, और ये मान लो मेरा एक चौक है। क्या है? ये मान लो कि मेरा जो है एक चौक है, ठीक है ना, या मार्कर है, कुछ भी है, या फिर मान लो पेंसिल है, और मैं इस पेंसिल को इसके अगेंस्ट प्रेस करके खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं इसको खींच रहा हूं, आई एम पुलिंग इट, आई एम मेकिंग द मार्कर एंड मार्किंग। यही किया जाता है। हम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? फ्रिक्शन रहता है ना। हम कॉपी पे जब लिखते हैं, जब हम कॉपी पे कुछ लिखते हैं ऐसे धर 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 धर, पूरी जब हम नोट्स बनाते हैं, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द कॉपी एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द पेन। तो देखो हम इसको खींच रहे हैं, मतलब खींचोगे तो ये कुछ देर बाद ये चौक यहां पहुंच जाएगा, समझ रहे हो ना? कुछ देर के बाद ये चौक यहां पहुंच जाएगा। जब तुम इसको खींच रहे थे तो दो पॉइंट्स आपस में कांटेक्ट में थे। जब तुम इसको खींच रहे थे तो दो पॉइंट कांटेक्ट में थे, एक पॉइंट इस बोर्ड का और एक पॉइंट इसका, वही दो कांटेक्ट में होते हैं। कौन कौन से? एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। एक इसका सबसे कॉर्नर, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट कांटेक्ट में। एग्रीड? तुम इसको खींच रहे हो, तुम इसको राइट खींच रहे हो, फ्रिक्शन इसके ऊपर ऐड करेगा पीछे, फ्रिक्शन इसके ऊपर ऐड करेगा पीछे, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सरफेस रेस्ट पे और एक उस पर खिंचा रहा है, तो रिलेटिव जो है रगड़न हो रही है, दोनों के बीच में एक स्लाइडिंग हो रही है। तो फ्रिक्शन जो है यहां इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐड किया, क्योंकि ये राइट जा रहा है तो बोर्ड उसको लेफ्ट खींचेगा और उसका रिएक्शन फोर्स इस पे ले जाएगा इधर। एग्रीड? तो ये जो पॉइंट P है किसका? चौक का, और ये जो पॉइंट Q है किसका? बोर्ड का। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। हम जानना चाहते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बोर्ड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बोर्ड। तो क्या लोगे फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन डॉट dr किसका? Q का। क्यों लोगे? क्योंकि बोर्ड के ऊपर जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन Q है। जो फ्रिक्शन बोर्ड पे ऐड कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन Q है। द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बोर्ड इज एक्टिंग एट पॉइंट Q। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो ये हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बोर्ड तो ये हुआ, पर इसका पॉइंट एप्लीकेशन Q है। क्या Q मूव कर रहा है?
बताओ, अगर यहां हम लिख दें, हम एक कॉपी के ऊपर इस तरह से करें, हम एक कॉपी के ऊपर मान लो इस तरह से कर दें, हम इसको लिख दें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और इसको ऐसे खींचें, हम यहां लिख दें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और हम यहां से पेन को ऐसे करके खींचे, इस पूरे प्रोसेस में क्या ए खिंचाया? क्या ए चला? नहीं चला, जीरो। फ्रिक्शन बोर्ड पे कोई वर्क नहीं करेगा। तुम इसको पावर के टर्म में भी देख सकते थे, पावर डिलीवर्ड के टर्म में भी तुम देख सकते थे। पावर होता है एफ डॉट वी, तो तुम क्या लेना है? इस फ्रिक्शन का रेट ऑफ वर्क डन ऑन द बोर्ड, तो क्या लोगे? वी क्यू। और तुम जानना चाहते हो व्हाट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बोर्ड, तो क्या करोगे? फ्रिक्शनल फोर्स डॉट जिस पॉइंट पे लग रहा है उसके वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, जिस पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट क्यू पे लग रहा है, तो क्यू तो रेस्ट पे है ना, है जीरो, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द चॉक? खाली साइन बताना। हालांकि ये केस समझ हमारा नहीं, ये नेक्स्ट केस है, फ्रिक्शन ऑन द बोर्ड, ऑन द चॉक। चॉक के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये जो पॉइंट पी है नेगेटिव होगा, ये चल रहा है। इस पॉइंट की वेलोसिटी राइट है वी, वीपी, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट है इधर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है? जीरो, ये आएगा नेगेटिव। ये फोर्स एफ डॉट, ये फ्रिक्शन ले रहे हैं, इसको ले लो एफ ए ले लो, इसको एफ बी ले लो, इक्वल है, दिखाने के लिए बता रहे हैं। एफ बी डॉट डी आर ऑफ पी दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। स्ट्रेंज है बट सही है। जब हम चलते हैं तो हमारे पर फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता है। जब हम चलते हैं हमारे पर फ्रिक्शन कोई, जब हम लेडर पे चढ़ते हैं, स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं, फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता है। एस्केलेटर पे चलते हैं तब फ्रिक्शन वर्क करता है। देखो कितना जादुई चीज़ सब है, ठीक है। तो पहली बात ये समझो, हम इसका लेते हैं वर्क डन, ठीक है। क्या लेते हैं? तो अब जरा देखो, पहला केस, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, बहुत बार केसेस आएंगे, तुमको हम यूँ बता देंगे कि देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसलिए वर्क डन नहीं होगा। पूरी दुनिया में होगी, जब रोलिंग मोशन में आएंगे तुमको हम बताएंगे। तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद पहले कुछ पढ़ा हो, जब एक बॉडी रोल करता है, जब एक बॉडी रोल करता है, रोल का मतलब होता है ओमेगा और वी में एक रिलेशनशिप होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। उस केस में इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है जीरो, इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है 2v। ये तुम देखोगे जब बाद में चलोगे तो। यहां फ्रिक्शन ऐड करता है, यहां फ्रिक्शन ऐड करता है, बट वर्क नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जिस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, जिस बॉटम मोस्ट पॉइंट P पे फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, ये रेस्ट पे होता है, इसकी स्पीड जीरो आती है। इसीलिए फ्रिक्शन है, बट चूंकि फ्रिक्शन वर्क नहीं कर पा रहा है, फ्रिक्शन के होने के बावजूद भी एनर्जी कंजर्व होती है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो एनर्जी को खा जाता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम कर जाता है, खा जाता है राक्षस की तरह, और वो फिर वापस नहीं मिलता है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन उस केस में तुमको बताएंगे कि फ्रिक्शन होने के बावजूद भी तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन है तो क्या दिक्कत है? फ्रिक्शन वर्क करेगा तब दिक्कत है। फ्रिक्शन अगर वर्क करेगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, लेकिन फ्रिक्शन वर्क नहीं कर पा रहा है। फ्रिक्शन के होने से एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं होता है, फ्रिक्शन के नेगेटिव वर्क करने से एनर्जी घटता है। फ्रिक्शन तो वर्क ही नहीं कर पा रहा है, क्यों? ये रेस्ट पे है। पहले हम प्रूव करेंगे ये रेस्ट पे है, और बाद में बताएंगे इसीलिए पावर डिलीवर्ड में फ्रिक्शन जीरो होता है। यानी कि ये बहुत बड़ा एक स्पेशल केस हमारा बनता है जहां पे कि फ्रिक्शन एक फोर्स है, पूरी दुनिया मूव कर गई, वो फोर्स मूव नहीं किया, हम इसको पकड़े हुए हैं ऐसे,
और इसको तुम घुमा रहे हो ऐसे ऐसे घुमाते रहो ऐसे, 4 लोग आगे इसको घुमा रहे हैं, बट मैं इसको यहाँ फिक्स करके पकड़े हुए हूँ। तो मैं कितना वर्क कर रहा हूँ? 0, क्योंकि मैं जिसको पकड़े हूँ वो पॉइंट नहीं मूव कर रहा है, ये सर्किल पे मूव कर रहा है, ये सर्किल पे मूव कर रहा है, बट ये नहीं मूव कर रहा, नहीं कर रहा है तो वर्क 0। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला कि अगर डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का नहीं हुआ तो उसका वर्क डन 0 होगा। ये पहला कंक्लूजन है, और ऐसे बहुत सारे केसेस में हम देखेंगे। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन वो फोर्स के परपेंडिकुलर हुआ। सेकेंड केस, dr is not 0 but dr is perpendicular to force। डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन यानी हम ये कह सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी होता है dr बाई dt, तो वेलोसिटी और dr पैरेलल, हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज परपेंडिकुलर टू दैट फोर्स। ग्रेट, होगा ही नहीं वर्क डन। जैसे एक दीवार है और ये ग्राउंड है, ये एक दीवार है, ये ग्राउंड है, और इस पे एक रॉड ऐसे स्लिप कर रहा है, इस पे एक रॉड ऐसे स्लिप कर रहा है, समझो। तुमने एक रॉड को एक कॉर्नर दीवार पे डाल दिया और वो स्लिप करके गिर रहा है, ठीक, स्लिप करके गिर रहा है। तो जब ये स्लिप करके गिरेगा तो यहां से एक नॉर्मल लगेगा N1, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यहां से एक नॉर्मल लगेगा N2, ये ऐसे ऐसे गिरता जाएगा, ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे करके पूरी तरह गिर जाएगा। इस प्रोसेस में नॉर्मल 1 कितना वर्क करेगा? क्या ये पॉइंट रेस्ट पे है? नहीं, ये चल रहा है। क्या ये पॉइंट रेस्ट पे? नहीं, ये चल रहा है, बट ये इधर ही चलेगा ना। इसकी वेलोसिटी तो नीचे ही होगी ना हमेशा, दाएं बाएं तो नहीं होगी, कांस्टेंट मोशन है। इसकी वेलोसिटी किधर होगी? हमेशा इधर होगी। वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, बट होगी तो ये नीचे और ये इधर ही। तो बताओ, यहां पर N2 जिस पॉइंट पे ऐड कर रहा है, N2 जिस पॉइंट पे ऐड कर रहा है, जिस जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ N2 है, उसका वेलोसिटी N2 के परपेंडिकुलर है। यहां जो है N1 ये परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन कितना होगा? 0। सोचो, सबसे मजा इसमें तब आता है जब 10 फोर्स रहेंगे, 10 फोर्स रहेंगे क्वेश्चन में। 8 का वर्क डन 0 होगा, 9वां का वर्क डन पता है और 10वें का ही पता है। सबसे मजा आता है जब 10 फोर्स रहेंगे, इवन स्यूडो फोर्स रहेगा तो भी बताऊंगा सब फ्रेम डिपेंडेंट कैसे होता है। नॉर्मल का 10 फोर्स रहेंगे, 8 का वर्क डन 0 आएगा। ये इसको एक्सिलरेट कर रहा है। अगर हम इसको न्यूटन लॉ से बनाना चाहेंगे, हमको ये फोर्स नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये फोर्स अपना एक्सिलरेशन देगा, ये भी अपना एक्सिलरेशन वाई डायरेक्शन में देगा, कंट्रीब्यूट करेगा, बट ये वर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए वर्क का मेथड इतना आसान होता है। ठीक, उसी तरह से एक पेंडुलम बॉब है। क्या है ये? पेंडुलम बॉब। इसको यहां पे हम ले गए धागे को ऐसे करके और छोड़ दिए, ये ऐसे स्विंग करेगा और फिर यहां तक जाएगा, फिर वापस आता है। इसको छोड़ दिए, अब ये गिरना शुरू हुआ, यहां तक पहुंचेगा। तो जब ये पेंडुलम बॉब यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, समझो वर्क डन में टेंशन 0 होगा। क्यों 0 होगा? किसी भी मोमेंट पे इस पे 2 फोर्सेस थे। कौन कौन से? एक था टेंशन T, एक था वेट।
टेंशन टी इधर और वेलोसिटी इधर, सही है क्या? क्या ये रेडियली मूव कर सकता है? क्या ये रेडियली मूव कर सकता है? ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है। तो यहां पर टेंशन, यहां पर वेलोसिटी। टेंशन भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ। टेंशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों में खासियत है, दोनों के बीच का म्यूचुअल एंगल हमेशा 90 डिग्री है। स्मॉल टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगा dr, और टेंशन हमेशा रेडियल होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वर्क डन बाय टेंशन 0। अब चाहे ये हो, अब चाहे यहां से यहां घूमे या पूरा सर्किल घूमे, एक धागे में बांध के पार्टिकल को घुमा दो, वर्क डन बाय टेंशन 0। वर्क डन बाय एवरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। याद रखना, वर्क डन बाय एवरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन ए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कुछ भी हो, इन ए सर्कुलर मोशन। इन ए सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जी। यस सर। क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होना है और इसको हमेशा रेडियल होना है, तो होने दो, दुनिया में कितना फोर्स चेंज करता है, करने दो चेंज, कोई मतलब नहीं, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स 0 होगा। ठीक, चलो इसको हम और लेंगे। जो नोट्स भेजे थे उसमें